आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुपरफास्ट डिवीजन श्रृंखला में आज हम लोग 50 प्लस महत्वपूर्ण कथनों पर करने वाले हैं चर्चा। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला कथन। काव्य जीवन प्रकृति का दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का। दूसरा कथन लेते हैं। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों को उपेक्षा योग बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। यह महादेवी वर्मा का कथन है। अगला कथन लेते हैं। अगला कथन है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्ति, मानसिक प्रक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। अगला कथन, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूत की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्ति बोध में है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। आगे, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले नगेंद्र हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि विद्रोह नहीं रहा वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों का विद्रोह रहा है। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। आगे, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकर्ता है। यह कथन पाश्चात्य विद्वान अरस्तु का है। अगला कथन, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन। आगे, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे, आदर्शवाद जहां आकाश है उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है लघुता है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। अगला कथन, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह महादेवी वर्मा जी का कथन है। आगे, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जात भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन है नामवर सिंह का। आगे, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। यह अज्ञेय का कथन है। अगला प्रश्न, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे, यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का कुछ योग है। और यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे,
छायावाद व्यक्तिवाद की कविता जिसका आरंभ व्यक्ति महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है, यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। आगे, भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है, और यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। आगे, नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है, आचार्य संहिता इष्ट सिद्ध की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, और यह कथन है रिचर्ड्स महोदय का। आगे, केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द कणा के प्रेमी थे, जीवन के नाना गांधीर्य और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे, इनका सार्थ सौष्ठव और नौनमेक विरले ही कवियों में मिलता है, रीत काल के कवियों में ये बड़े ही प्रागल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। देव के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का। आगे, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही, और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है, और यह कथन जय शंकर प्रसाद का है। अगला, जो वस्तु जिसके सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का भाव जिसमें हो वह औचित्य है, यह कथन है क्षेमेंद्र का। अगला, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूद वाले पद मिलते हैं, यह विद्यापति का अनुकरण है, और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। काल एक अखंड प्रवाह होता है, काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि कामायनी मनुष्य चेतना के विकास का महाकाव्य है, और यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। आगे, उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके, रहीम दास के संदर्भ में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है, यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ऐसा कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। आगे, जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है, यह कथन है क्षेमेंद्र महोदय का। आगे, कामायनी मनुष्य चेतना के विकास का महाकाव्य है, और यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। भारतेंद्र युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है, यह कथन है रामविलास शर्मा का। आगे, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है, और यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। आगे, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गत हीनता और परमुख पेक्षता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है।
आगे, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना के पुष्ट, मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे, आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। आगे, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे, शब्दों को के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। और यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। आगे, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। आगे, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। आगे, अगला प्रश्न है कि 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पात का खंडन तो वे आप ही थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। आगे, मैं मजदूर हूं, मजदूरी के बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं। यह कथन है मुंशी प्रेमचंद्र का। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। यह रामविलास शर्मा का कथन है। आगे, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन है राम कुमार वर्मा जी का। आगे, यदि काम कवि का काम, यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवियों के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। और यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला कथन, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे, आत्म अभिव्यक्ति ही मूल तत्व है जिसके कारण व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। जवाब हो जाएगा यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। आगे, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे, मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है कि पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है, वह जो देखता है जाति की विराट दृष्टि से देखता है। यह कथन है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। तो साथियों,
आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।